मेरे आपके साथ दो विषय पे चर्चा करने का दायित्व है। एक विषय है व्यक्तित्व और दूसरा विषय है साक्षात्कार, पर्सनैलिटी एंड इंटरव्यू। दोनों जुड़े हुए विषय हैं। व्यक्तित्व अपने आप में बहुत ही विस्तृत चर्चा हो सकती है, जिसमें संप्रेषण कौशल भी शामिल है, जिसके बारे में मलिक साहब बात करके गए हैं अभी। और अच्छे साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि आप अच्छा व्यक्तित्व हो। तो मैं आज यह बात करूंगा आपसे, इंटरव्यू स्किल्स क्या है, साक्षात्कार कौशल क्या है। लेकिन साक्षात्कार कौशल की चर्चा करने के पूर्व हम यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि साक्षात्कार समूह यानी कि इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या अपेक्षाएं करता है। इंटरव्यू क्या होता है और इंटरव्यू बोर्ड आपसे क्या अपेक्षाएं करता है, ये भी चर्चा करेंगे हम। इंटरव्यू शब्द की चर्चा करूं उसके पहले यह बताना चाहता हूं कि कोई भी इंटरव्यू बोर्ड उन उम्मीदवारों को तरजीह देता है, प्राथमिकता देता है जो मधुर व्यक्तित्व होते हैं। किसी जमाने में इंटरव्यू वॉज ओनली ए टेस्ट ऑफ नॉलेज, पर आज के जमाने में इंटरव्यू इज ऑल्सो ए टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी, असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। सिर्फ नॉलेज टेस्ट नहीं की जा रही है, इंटरव्यू में व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। सिविल सर्विसेज के एग्जाम से आप परिचित होंगे, सिविल सर्विसेज आईएएस। पिछले 65 साल से इस इम्तिहान में रिटन टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। पिछले 20 सालों से एक प्रिलिमिनरी टेस्ट, एक मेन टेस्ट और फिर इंटरव्यू होता है। आप में से बहुत से लोग इस बात को जानते होंगे कि अब उस इंटरव्यू का नाम बदल दिया गया है और उसको व्यक्तित्व मूल्यांकन नाम दिया गया है। आईएएस के यूपीएससी ने महसूस किया कि इंटरव्यू काम का नहीं है, काम का है असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। क्योंकि नॉलेज है, तब उन्होंने एक एजुकेशन ली है, बीएड किया है, बीएड पास किया है, नॉलेज लेकर आए हैं, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम पास किया है, एक मेन एग्जाम पास किया है। तो नॉलेज तो है, तब वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने आए हैं। अब इंटरव्यू बोर्ड भी उनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी और साइकोलॉजी और हिस्ट्री के सवाल पूछे, तो इतने इम्तिहान किस लिए लिए थे फिर? तुमको बहुत देर से समझ में आया, पर समझ में आया व्हाट इज रिक्वायर्ड इज द राइट पर्सनैलिटी। आप अगर टीचर बनने वाले हैं तो आपके व्यक्तित्व में वो गुण हैं या नहीं है जो एक टीचर में होने चाहिए। नॉलेज है, इसीलिए आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने पहुंचे, वरना वहां तक पहुंचते ही नहीं। सो इट इज मोर एन assessment of personality and less an assessment of knowledge। इसलिए मेरा पहला सत्र जो आपके साथ 1 घंटे का है, उस सत्र में बात ज्यादातर व्यक्तित्व के बारे में करूंगा और दूसरे सत्र में बात साक्षात्कार की करूंगा, इंटरव्यू की करूंगा। मेरी एक औपचारिकता है, मैं अपनी औपचारिक बात शुरू करूं उसके पहले मैं संस्कृत में मंत्र वाचन करता हूं और हिंदी में उसका अनुवाद प्रस्तुत करता हूं। और जिस समय मैं संस्कृत में मंत्र वाचन कर रहा हूं, वो मंत्र भी अच्छी तरह जानते होंगे, कोई नया मंत्र नहीं है, मेरा इन्वेंट किया हुआ नहीं है। जब मैं मंत्र का वाचन करूं तो आपसे ही अपेक्षा करता हूं कि आप अपने स्थानों पर उस 2 मिनट के दौरान सीधी कमर से बैठे होंगे। उस 2 मिनट के दौरान, उसके बाद कमर आपकी है, आप चाहे जैसे रखिए उस 2 मिनट के बाद, और हाथ आपके गोदी में हो। अच्छा है, लड़कियां लड़के अलग बैठे हैं, अपनी ही गोदी में हो। और हां, चेहरे पे मुस्कुराहट हो। मैंने कहा मुस्कुराहट, हंसी नहीं। इट इज इजी टू लाफ, इट इज डिफिकल्ट टू स्माइल। मुस्कुराना बहुत मुश्किल है और हंसना बहुत आसान है। कंस, हिरण्यकश्यप जोर जोर से हंसा करते थे रावण, लेकिन राम कृष्ण हल्की सी मुस्कुराहट चेहरे पे होती थी। आदर्श व्यक्ति तो वो है जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट है। हाँ, हंसी की आवश्यकता है तो हंस लेंगे, वरना अनावश्यक नहीं हंसेंगे। पर क्या बड़ा मुश्किल है, पड़ोसी का चेहरा देखकर हंसी आ जाती है, कड़ल के। इसलिए इस 2 मिनट के दौरान अपनी आंखें बंद रखेंगे, इस 2 मिनट के दौरान, पहले नहीं, जब मैं कहूंगा तब। और एक काम और करेंगे, इस 2 मिनट के दौरान गहरी श्वास छोड़ रहे होंगे।
तो जब श्वास लेंगे तो आपका नाभि क्षेत्र बाहर आना चाहिए, और जब श्वास छोड़ेंगे तो नाभि क्षेत्र भीतर जाना चाहिए। व्हेन यू इनहेल लेट द एब्डोमेन कम आउट, एंड व्हेन यू एक्सहेल लेट द एब्डोमेन गो इन। ताकत लगा के नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, सहजता से। गति तेज नहीं होगी, नियंत्रित गति से करेंगे। वो बाबा रामदेव वाला कपालभाति या भस्त्रिका आसन इस समय नहीं करना है, उसकी अपनी उपादेयता है, अपनी उपयोगिता है। शरीर के आंतरिक अवयवों की स्वच्छता के लिए भस्त्रिका आसन और कपालभाति है, जिसमें आपके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन साफ हो जाते हैं। शरीर की बाहरी सफाई के लिए आप लोग कभी कभी हफ्ते 10 दिन में नहाते ही होंगे, बाहरी सफाई उस तरह हो जाती है। लेकिन मन की सफाई के लिए, क्योंकि सारा व्यक्तित्व मन का खेल है, अवचेतन का खेल है, अवचेतन की सफाई के लिए नियंत्रित गति से श्वास प्रक्रिया की जाए तो हमारा अवचेतन स्वच्छ होता है। स्वच्छ होना मतलब उसके ऊपर काफी मैल आ गया है, अवचेतन के ऊपर हमें अपने आप पर शक हो गया है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं वैसा नहीं कर सकता, उसने क्या कहा मुझे, वो कह रहा था तू नहीं कर सकता है, ये सब मैल आ गया हमारे ऊपर, जबकि ईश्वर ने हमें अपार शक्ति दी है। इस मैल को हटाना ही सफाई करना है। तो नियंत्रित गति से श्वास लेते हैं और छोड़ते हैं तो हम अपने मन को ऊपर से मैल की परत हटाते हैं, लेयर्स हटाते हैं। मन वैसा हो जाता है जैसा ईश्वर ने हमको दिया था पैदा करते समय, और वो मन बड़ा ताकतवर है। इसलिए उस मन को वापस जागृत करना है तो नियंत्रित गति से श्वास लेंगे और नियंत्रित गति से श्वास छोड़ेंगे। अपना आपको याद दिलाएंगे, चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए, बंद आंखों से अरे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है, जो ही याद आए मुस्कुराना शुरू कर दीजिए। बड़ा मुश्किल है मुझे मालूम है मुस्कुराना, इतना कहने के बाद भी मुस्कुराहट नहीं आ रही चेहरे पर आपके। हाँ, अब आने लगी है। और अभी कुछ लोग ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे मैं हिंदी फिल्म की हीरोइन और वो विलेन। कट जावला में डोंट गिव मी विलेनिश स्माइल्स, वायलेंट स्माइल, हिंसक मुस्कुराहट मत दीजिए भाई। एडो बच्चा का ये है, खड़ा खड़ा कोई देखे। हैव ए फ्रेंडली रेपो। आपकी मुस्कुराहट में आदर, स्नेह। इफ यू आर एल्डर, हैव एन अफेक्शन इन योर स्माइल। इफ यू आर यंगस्टर, हैव अ रिस्पेक्ट इन योर स्माइल एंड योर आईज, इन योर लुक्स। तो फिलहाल लुक्स तो बंद होगी, आंखें बंद होंगी, तो चेहरे पर मुस्कुराहट, फील द प्लेजर, खुशी महसूस करेंगे तो सचमुच मुस्कुराहट आएगी। कुछ लोग अभी ऐसे मुस्कुरा रहे हैं जैसे दुखी आत्माएं मुस्कुराती हैं, भाषण दे रहे और कहते हो मुस्कुराओ। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो छिपा रहे हो। मुझे मालूम है आप लोगों को इकट्ठा करके लाया गया है, चलो भाषण सुनो मलिक साहब का, भट्ट साहब का, अंबिका जी का, इसलिए मजबूरी में सुन रहे हैं। और शायद लालच भी दिया गया है कि भट्ट साहब के लेक्चर के बाद चाय वाय होगी, उसका इंतजार हो रहा है, कब ब्रेक होता है, कब वो चाय वाय आती है। लेकिन तब तक तो मुस्कुराएं। अब जब 2 घंटे लगाने ही हैं तो उसका आनंद लें। 2 घंटों का विनिवेश करें, निवेश करें, 2 घंटे का अपव्यय नहीं करें। ओखली में सर दे दिया है तो आण दो भट्ट साहब, आण दो मूसल, अब तो एंजॉय करते हैं। सो दोनों पांव जमीन पे टिके हुए, फोल्डेड आर्म्स नहीं, क्रॉस लेग नहीं, दोनों पांव जमीन पे टिके हुए, हाथ अपनी गोदी में, आंखें बंद और चेहरे पर मुस्कुराहट। धीमे गति से श्वास लेंगे, श्वास छोड़ेंगे, और जब मैं रिलैक्स कहूं तब आंखें खोलेंगे। और तब मेहरबानी करके आंखें खोलना है, मत कहना सर मजा आ रहा है। और जब आंखें खोलेंगे तो अपने पड़ोसी को मुस्कुरा के अभिवादन करेंगे, उन्हें कहेंगे नमस्ते मुस्कुराते हुए। और पड़ोसी बिना मुस्कुराए अगर अभिवादन करे तो कहना मुस्कुरा दे। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनो अधितमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर, आप हम सभी का पालन पोषण करें, हम सभी का रक्षण करें। हम जो ज्ञान अर्जित करें वो सभी का तेज बढ़ाने वाला हो,
हम कभी भी आपस में द्वेष नहीं करें। तीनों प्रकार के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कष्टों से हे ईश्वर आप हमारी रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। विद अ स्माइल रिलैक्स, आंखें खोलें, मुस्कुराते हुए साथियों का अभिवादन करें। नमस्कार मित्रों, साक्षात्कार समूह उम्मीदवार से अपेक्षा करता है कि उनका उम्मीदवार एक मधुर व्यक्तित्व होगा। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, मधुर व्यक्तित्व क्या हो सकता है, कौन हो सकता है? आपकी राय में क्या वो किसी व्यक्ति में कि उसे मधुर व्यक्तित्व माना जाए? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज योर ओपिनियन? की राय जानना चाहता हूं। किसी व्यक्ति को मधुर व्यक्तित्व आप कब मानते हैं? उसमें क्या गुण दिखता है जब आप कह सकते हैं कि ये मधुर व्यक्तित्व है, प्लीजिंग पर्सनैलिटी है? मुझे उदाहरण नहीं चाहिए मधुर व्यक्तित्व के। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं कि आपकी राय में हिंदुस्तान में या दुनिया में कौन कौन मधुर व्यक्तित्व हैं। मैं आपकी राय नहीं मांग रहा हूं। नाम मत दीजिए मुझे, सर सनी लियोन, तो मुझे नाम नहीं चाहिए। सलमान भाई, मुझे नाम नहीं चाहिए। मधुर व्यक्तित्व किसे कह सकते हैं? क्या गुण हो कि व्यक्ति को मधुर व्यक्तित्व माना जा सकता है? जो मन में आता है बोल सकते हैं आप, गलत हो चिंता नहीं करें। एक सफल व्यक्ति से पूछा गया आपकी सफलता का राज क्या है? उन्होंने कहा मैं सफल हूं क्योंकि मैं गलतियां नहीं करता। पूछा ऐसा कैसे होता कि आप गलतियां नहीं करते हैं? बोले मैं अनुभवी हूं। बोले अनुभव कैसे आया? बोले मैंने गलतियां की। So to be successful, you don't have to commit mistakes, and not to commit mistakes, you have to be experienced, and to gain experience, you have to commit mistakes. Dare to commit mistakes. गिरते वही है मैदान जंग में जो घुड़सवार होते हैं, वो तिफल क्या खाक गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। रेंगने वाले कीड़े मकोड़े कभी ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ते, तो गिरने से डरेंगे तो ऊंचाइयों पर नहीं चढ़ेंगे। अभी मलिक साहब कह के गए, जो पत्थर पिटने से डरा उस पर नारियल फोड़ा गया जिंदगी भर, और जो पिटने को तैयार हुआ वो देवता बना, ईश्वर बना। तो लेट अस बी रेडी फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रिलिंग। गलती करने के लिए तैयार हो जाइए। तो मन में जो आ रहा है बोलिए, चिंता मत कीजिए कि मैं गलत कह रहा हूं सही कह रहा हूं। आपके विचार से मधुर व्यक्तित्व किसे कहा जा सकता है? एनीबॉडी? आप लोग बीएड कर रहे हैं, अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी, मधुर व्यक्तित्व किसे कहा जा सकता है? कहां से आवाज आई? हाँ, मुझे मालूम पड़ना चाहिए। जो मिलनसार हो, जो मिलनसार, उसको और एक्सप्लेन करें। मतलब सबसे अच्छे से मिलता हो। क्या नाम है आपका? हाँ भजन लाल जी, और जरा बताइए अच्छे से मिलने का मतलब क्या? बहुत सही कह रहे हैं आप, मैं और विस्तार चाहता हूं। अच्छे से मिलने का मतलब क्या? भजन लाल जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। अच्छे से मिलता हूं मतलब गले मिलता हो, हाथ मिलाता हो। पहली बात, अभिवादन अच्छे से करता हो, दैट इज बॉडी लैंग्वेज, एटिकेट, प्रोटोकॉल, मर्यादाएं, शिष्टाचार, अ पर्सन ऑफ एटिकेट। इंटरव्यू चाहता है कि मेरा कैंडिडेट शुड बी अ पर्सन ऑफ एटिकेट, मेरे उम्मीदवार को शिष्टाचार मालूम हो, इंटरव्यू का प्रोटोकॉल मालूम हो, इंटरव्यू की मर्यादा मालूम हो। क्योंकि अक्सर उम्मीदवार नमस्कार करना ही भूल जाते हैं, इंटरव्यू का अभिवादन करना ही भूल जाते हैं घबराहट के मारे में। तो पहला चिन्ह वही मालूम पड़ जाता है, ये उम्मीदवार मधुर व्यक्तित्व है या नहीं। भजन लाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं, क्या नाम आपका? जय किशन, बताएं। बिना किसी, ओके ओके ओके, बैठिए। जय किशन, इन्होंने मिलन को आगे बढ़ाया। उसे बात करना आना चाहिए, बड़ों से और छोटों से। इंटरव्यूअर्स आपसे बड़े हैं, उनके साथ सम्मानजनक औपचारिक भाषा में वार्तालाप करना आना चाहिए। कई सारे उम्मीदवार आते हैं इंटरव्यू के साथ इनफॉर्मली, अनौपचारिक व्यवहार शुरू कर देते हैं, ये सोचकर कि तो इंटरव्यू मजेदार है। कई बार इंटरव्यू जानबूझ के खेल खेलते हैं, आपके साथ हल्की फुल्की मजाक करते हैं। कोई शेरो शायरी का इस्तेमाल करता है, एक इंटरव्यू शेर पढ़ देता है और उम्मीदवार कहता है सर एक मुझे भी याद आया है, अर्ज किया है।
आप भूल जाते हैं कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं, ये औपचारिक स्थान है, वो आपसे बड़े हैं, आपको उनके प्रति सम्मानजनक औपचारिक भाषा का ही उपयोग करना है। उन्हें अधिकार है कि वो आपके साथ अनौपचारिक व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि वो बड़े हैं, पर आप छोटे हैं। लेकिन इंटरव्यू इस प्रोटोकॉल, कैंडिडेट इस प्रोटोकॉल को भूल जाता है। आपने ये भी कहा कि गुस्सा नहीं आना चाहिए। कई बार इंटरव्यू आपको गुस्सा कर देते हैं, ये आंसर गलत है, और आपको लगता है मेरा आंसर सही है, आपको जी मेरा आंसर सही है, गलत है सर, आपका गलत है। यानी कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। अभी मलिक साहब कह के गए थे, आपका एटीट्यूड, आपका सोच, आपका दृष्टिकोण, आपसे वरिष्ठ व्यक्ति, आपसे सीनियर व्यक्ति अगर आपको गलत कह रहा है और आप सोचते हैं कि आप सही है, तो कैसे सम्मानजनक ढंग से अपनी बात को इंटरव्यू के सामने प्रस्तुत किया जाए, यह जानना उसी के लिए संभव है जिसका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। चलिए मैं इसको संक्षिप्त करना चाहता हूं, बात को कट शॉर्ट करते हैं। मधुर व्यक्ति तो वो हैं जो जहां जाते हैं मधुरता बिखेरते हैं। उनका इंटरव्यू खत्म होता है और इंटरव्यू आपस में कहते हैं मजा आया, बढ़िया कैंडिडेट। और किसी कैंडिडेट के जहां पर इंटरव्यू कहते हैं पता नहीं कैसे कैसे लोग बीएड पास करके आ जाते हैं, एक टीचर के लायक है, किसी लायक नहीं है। तो एक व्यक्ति ने अपना इंप्रेशन ये छोड़ा कि वो मधुर व्यक्तित्व है, और दूसरे उम्मीदवार ने इंप्रेशन ये छोड़ा कि मधुर व्यक्तित्व नहीं है, क्योंकि मधुर व्यक्तित्व जहां जाता है अपना प्रभाव छोड़ता है और मधुर प्रभाव छोड़ता है। इसलिए 3 न्यूनतम आवश्यकताएं हैं मधुर व्यक्तित्व में, और वो न्यूनतम आवश्यकताएं मधुर उम्मीदवार, अब मैं इंटरव्यू की बात कर रहा हूं, उसमें मधुर व्यक्तित्व को ले आता हूं मैं, मधुर उम्मीदवार, अ प्लीजिंग इंटरव्यू कैंडिडेट, वो है जिसमें पहली शर्त यह है कि वो कॉन्फिडेंट है, उसमें आत्मविश्वास है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कॉन्फिडेंस का मतलब क्या, आत्मविश्वास का मतलब क्या? अपने आप पर विश्वास, फेथ इन वनसेल्फ, मैं कर सकता हूं, आई कैन डू इट। जिसे अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो, अपनी प्रतिभा पर विश्वास हो, अपने ज्ञान पर विश्वास हो, वो आत्मविश्वासी है। ये तो मैंने बताया, पर आप आमतौर पर वार्तालाप में शब्द काम में लेते हैं, ये लड़का बहुत कॉन्फिडेंट है, या ये बच्ची बहुत कॉन्फिडेंट है, या इसमें कॉन्फिडेंस नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे होते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉन्फिडेंस? मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी व्यक्ति के काम करने की शैली को देखकर जब आप कहते हैं ये कॉन्फिडेंट है, तो आप क्या कह रहे होते हैं? क्या दिखता है कि आप कहते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है? जो 2 लोग बोल चुके, भजनलाल और जयकिशन, ये नहीं, कोई और बोले। कॉन्फिडेंस बड़ा साधारण शब्द बोला मैंने। अरे हां, बात करने में, क्या नाम है आपका? हाँ रमेश, थैंक यू, बैठिए। बहुत सही कह रहे हैं, बात करने में हिचकिचाहट नहीं हो। मैं कहता हूं हिचकिचाहट नहीं हो, बात तो बाद में आएगा। यदि कोई भी काम में बिना हिचकिचाहट, बिना घबराहट, बिना संकोच, बिना कुंठा, बिना अवसाद, बिना डरे, बिना भय के कर सकता हूं, तो उस कार्य को करने में मैं कॉन्फिडेंट हूं। अब वो बात करने की स्थिति है, तो अगर मैं बात बिना संकोच, बिना भय, बिना घबराहट और बिना कुंठा के कर सकता हूं, तो बात करने में कॉन्फिडेंट हूं। अगर मैं कार ड्राइव करने की बात करूं, तो मैं बिना घबराहट, बिना संकोच, बिना भय, बिना अवसाद और बिना कुंठा के कार ड्राइव कर सकता हूं, तो मैं कार ड्राइव करने में कॉन्फिडेंट हूं। अगर ये बात गाना गाने की है, तो मैं सहजता से, सरलता से और स्वाभाविक रूप से गाना गा लेता हूं, तो मैं कॉन्फिडेंट हूं। तो मैंने कॉन्फिडेंस की परिभाषा 2 ढंग से बताई। जब मैं जिस कार्य को बिना संकोच के कर सकता हूं, तो उस कार्य को करने में कॉन्फिडेंट हूं, या जब मैं किसी कार्य को सहजता से, सरलता से और स्वाभाविक रूप से कर लेता हूं, तो उस कार्य को करने में मैं कॉन्फिडेंट हूं। राइट और रॉन्ग? राइट और रॉन्ग? आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी, लड़के खासतौर से, लड़कों की पूछ रहा हूं, जिनकी शादी नहीं हुई अभी? अच्छा, काफी कुछ है कमारे अभी। ईश्वर करे आपका विवाह जल्दी हो, हमारी दुम कटी, आपकी भी कटे। हम अकेले क्यों भुगते 30-35 साल से, आप भी भुगतो। इनमें से कुछ अभी शादी योग्य नहीं हुए हैं, कुछ शादी योग्य हो गए फिर भी नहीं हो रही हैं। 4-5 कन्याएं देख ली हैं, पर या तो उनको कन्या पसंद नहीं आई, या जो कन्या पसंद आई उन्हें ये पसंद नहीं आए हैं। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो उनकी मदद की जाए। अगली बार जब इनको कन्या देखने आएगी, इनके पिता इनसे कहेंगे, बेटे आज कन्या और कन्या के माता पिता तुम्हें देखने आ रहे हैं, जरा ब्यूटी पार्लर जाके तैयार होके आ जाओ। ये अपनी आईब्रोज वगैरह बनवा के आएंगे, है ना, पेडिक्योर मैनिक्योर करवा के आएंगे और फेशियल करवा के आएंगे, और अपने माता पिता के बीच में सेफली बैठे होंगे। कन्या सामने बैठी पूछेगी क्या नाम, ये कहेंगे
भजन लाल। तो कन्या कॉन्फिडेंट मानेगी इनको? मानेगी कॉन्फिडेंट? कॉन्फिडेंट नहीं है, अपना नाम भी बिना संकोच बिना हिचकिचाहट के नहीं बता पाता है, घबराता है, शर्माता है, शाइनेस का शिकार है। जो शाइनेस का शिकार है वो कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते। तो भजन लाल की मदद की जाए। शादी हुई तो नहीं ना? हाँ, तो मदद की जाए इनकी। हाँ, जिनकी शादी हो गई वो सलाह दें भजन लाल क्या करें कि ये कॉन्फिडेंट हो जाएं, अगली बार जब कन्या आए तो कॉन्फिडेंटली उसको बात कर सकें। इसके लिए भजन लाल को क्या करना चाहिए है जी? हाँ बोलिए, आने दीजिए आंसर, मजाक को चिंता नहीं करें। हाँ, क्या आंसर है? कैसे मदद की जाए भजन लाल की? शादीशुदा कौन है? हाथ खड़ा करें वापस। हाँ भाई, आपकी तो गलती से हो गई होगी, कई बच्चे हो, बाल विवाह हो गया, कोई और जरा बुजुर्ग उम्र में अनुभवी हो। भजन लाल कैसे कॉन्फिडेंट हो सकते हैं इस काम में? भाई भजन लाल के पिताजी देखेंगे भजन लाल घबरा रहा है तो मदद करेंगे, जा बेटे अंदर जा, अंदर जाके गहरी श्वास ले, कॉन्फिडेंस करके आ जा, और ऐसा कर चाय बना के ले आ। अब भजन लाल जी चाय के कप प्लेट ट्रे में रख के लाएंगे, केटल में चाय डाल के लाएंगे, कन्या के सामने आते ही हाथ दूजे, कप प्लेट खड़खड़ कप है, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कैसे बनाए इनको कॉन्फिडेंट? एनीबॉडी? कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? कोई भी काम करने में कॉन्फिडेंस कैसे आएगा है जी? मोटिवेशन से, शाबाश कर, शाबाश चल चल। मोटिवेशन गुरुज बेचारे मोटिवेट करते ही रहते हैं, इसके बावजूद लोग मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। पर सही है, एक तरीका है मोटिवेशन थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए। पर इसके बाद क्या करना चाहिए? सिर्फ मोटिवेशन काफी है क्या? क्या करना चाहिए? हाँ 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 है जी? हाँ, ज्ञान के अलावा और बातें करनी चाहिए। नहीं नहीं, यहां बात हो रही है चाय के कप प्लेट के अलावा क्या बात कर रहे हैं? ट्रेनिंग किसी ने कहा था, शायद शब्द आया था एक, प्रैक्टिस। आमतौर पे शब्द आता है प्रैक्टिस करें। सो भजन हाँ जी, हाथ खड़ा किया था आपने। हाँ, ट्रेनिंग कहा था आपने। हाँ, प्रैक्टिस। मैं ट्रेनिंग के बाद में आऊंगा। ट्रेनिंग इंक्लूड्स प्रैक्टिस। ट्रेनिंग में दो चीजें होती हैं, पर उसमें एक चीज है प्रैक्टिस। सो भजन लाल जी प्रैक्टिस कर लो, 25-26 कन्याओं को इंटरव्यू दो, प्रैक्टिस हो जाएगा। 27वें में कॉन्फिडेंट। पर तो मुश्किल ये है कि जब तक 27वें इंटरव्यू में आप कॉन्फिडेंट होंगे तब तक वो जो पहली को इंटरव्यू दिया था उसके 3 टावर हो चुके होंगे। You cannot take a risk of failing in 26 interviews to get success in 27th interviews. 27वें इंटरव्यू में सफल होऊंगा, 26 इंटरव्यू में प्रैक्टिस करूंगा, यह संभव नहीं है। सेना में भर्ती होने पर सैनिक को नहीं कहा जाता संभालो बंदूक को, पहुंच जाओ मोर्चे पर, मुझे चलानी नहीं आती, सीख जाएगा, या तो मरेगा या मारेगा, अधिकतर मरेगा। इसलिए युद्ध अभ्यास जरूरी है। प्रैक्टिस करना है सेफ सिचुएशन में, उसे कहते हैं मॉक प्रैक्टिस। सो अगर इंटरव्यू की बात करूं मैं, या आपके लिए क्लास लेनी है आपको और उसमें घबराहट है आपको, तो प्रैक्टिस कैसे करनी है? मॉक प्रैक्टिस। सचमुच जैसा माहौल पैदा करके वहां अभ्यास किया जाए। अपने दोस्तों का इंटरव्यू बोर्ड बनाया जाए, उन्हें निश्चित सवाल दिए जाए, ये सवाल मुझे पूछिए आप, इनके आंसर लिखे हुए रजिस्टर में। दूसरे दोस्त को कहिए आप मेरे आंसर देखते रहना, मैं सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। तीसरे दोस्त से कहिए आप मेरे भाषा देखना, मेरा उच्चारण सुनना, मेरी बॉडी लैंग्वेज देखना, मेरे एटिकेट्स को देखना। इस तरह आपका अपना मूल्यांकन कराया जाए, मॉक प्रैक्टिस की जाए। लेकिन प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट सही है, पर उतना ही सही यह भी है रॉन्ग प्रैक्टिस मेक्स ए मैन रॉन्गली परफेक्ट। तो प्रैक्टिस के गलत नहीं हो जाए, इसलिए हमारे उन दोस्त, क्या नाम आपका? राजेंद्र ने जो कहा ट्रेनिंग। ट्रेनिंग इंक्लूड्स प्रैक्टिस, बट बिफोर प्रैक्टिस नॉलेज। नॉलेज एंड प्रैक्टिस। मैं इंटरव्यू देना कैसे जाऊं? इंटरव्यू दे, हो जाएगी प्रैक्टिस। मैं रिस्क नहीं ले सकता इंटरव्यू में प्रैक्टिस करने की, तो मुझे मॉक प्रैक्टिस करनी। पर किस चीज की प्रैक्टिस करूं? इंटरव्यू की, वही तो नहीं मालूम है, तो वो नॉलेज। अगर मैं प्रभावी वक्ता बनना चाहता हूं तो वक्तत्व कौशल का अभ्यास कैसे करूं? पहले समझूं वक्ता में गुण क्या होने चाहिए, वक्ता की आवाज कैसी होनी चाहिए। जैसे अभी आपने कहा, ज्ञान के अतिरिक्त कुछ और बात कर पाऊं मैं, जो मलिक साहब कह के गए, उदाहरण देकर समझा सकूं बात को, मैं एग्जाम्पल दूं, इलस्ट्रेशन दूं, पावर पॉइंट काम में लूं,
तो वक्तत्व को प्रभावी बनाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूं, उसका ज्ञान अर्जित करूं। मेरे आवाज में उतार चढ़ाव कैसा होना चाहिए, मुझे कविता की पंक्ति कहां और कैसे काम में लेनी है, कहां मुझे छोटी कहानी सुनानी है, मेरे वक्तत्व की संरचना क्या होनी चाहिए, ड्राफ्ट, स्ट्रक्चर ऑफ स्पीच, ये सब ज्ञान अर्जित करूं और तब उसका मॉक छद्म अभ्यास करूं। छद्म अभ्यास, मॉक और मूट कोर्ट, वकीलों को ट्रेनिंग दी जाती है, मूट कोर्ट ट्रेनिंग होती है, झूठ मूठ का कोर्ट बनाया जाता है, यहां आर्ग्यू कीजिए आप, क्योंकि ये सुरक्षित जगह है। मेरे जाति में शादी जब होती है तो दूल्हा दुल्हन को गोदी में उठा के फेरे खाता है। आप मेरी पत्नी को देखेंगे तो दया आएगी मुझ पे आपको। लेकिन पत्नी 35 साल पहले वैसी नहीं थी जैसी आज है भाई, और तब मेरे भी डोले शोले थे, पर मैं हॉस्टल में पढ़ता था। जब दोस्तों को मालूम पड़ा कि भट्ट की शादी हो रही है और भट्ट को दुल्हन को गोदी में उठा के फेरे खाने पड़ेंगे, उनको लगा हॉस्टल की इज्जत का सवाल है, तो कहा भट्ट साहब प्रैक्टिस करो। तो कमरे से सामान खाली किया गया हॉस्टल से, बीचों बीच एक स्टूल उल्टा रखा गया। ये क्या है? ये यज्ञ की वेदी है, हवन कुंड है, और अलग अलग साइज के और हाइट के लड़की कहां से लाते, लड़के चुने गए और उन लड़कों को उठा के मुझे 25-25 फेरे खाने को कहे। मैंने कहा मुझे 7 फेरे ही खाने हैं। बोले 25 की प्रैक्टिस करेगा तो 7 खा पाएगा। तो अगर आप 25 मॉक इंटरव्यू देंगे तो एक इंटरव्यू को सहज रूप में दे पाएंगे, और ऐसे देंगे जैसे खेल हो रहा है आपके लिए। इतना जरूरी है मॉक प्रैक्टिस। तो कॉन्फिडेंस के लिए नॉलेज एंड प्रैक्टिस। अगर इंटरव्यू की बात करूं, इंटरव्यू में मैं कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू बोर्ड को फेस कर सकूं, इसके लिए मुझ में नॉलेज होनी चाहिए। इंटरव्यूअर मुझे क्या क्या पूछ सकते हैं, उन सवालों की लिस्ट बनाऊं, उन सवालों के आंसर लिखूं, उन आंसर को 5-10 दफे पढ़ूं। 50, 60, 100 सवाल मेरे पास होने चाहिए। उन आंसर को पढ़ूं, उसमें ग्रामर ठीक करूं, उसको स्वतः बोलने का अभ्यास करूं, मिरर के सामने बैठ जाऊं और सामने वो क्वेश्चन लिस्ट रखूं, क्वेश्चन पढ़ूं और मिरर में अपने ही चेहरे को देखकर वो आंसर दूं और देखूं चेहरे पर मुस्कुराहट है। मिरर में मुझे कमरे में रखी हुई कुर्सियां, मेजें, अलमारा दिखेंगी, वो मेरे इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स हैं। कभी कुर्सी को देखा, कभी अलमारा को देखा, कभी मेज को देखा। मैं अपने सारे इंटरव्यू बोर्ड से बात करने का अभ्यास कर रहा हूं। मेरे सामने 5 इंटरव्यू बैठे हैं और मैं एक ही इंटरव्यू को जवाब देता रहूंगा तो मेरा इंटरव्यू में मैं मधुर व्यक्तित्व अपने आप को स्थापित नहीं कर पाऊंगा। पर जब मैं 5 इंटरव्यू से बात करूंगा अपने आंसर देते वक्त, तो मैं मधुर व्यक्तित्व रूप में, कॉन्फिडेंट कैंडिडेट के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाऊंगा। तो नॉलेज गेन करूं, क्या पूछा जाता है, नॉलेज गेन करूं, इंटरव्यू होता क्या है और होता क्यों है। बड़ा अजीबोगरीब सवाल इंटरव्यू की टेबल पर रखा हुआ है, मेरा बायोडेटा, मेरा रेज्यूमे, और पहला सवाल पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और कैंडिडेट को लगता है लिखा पढ़ा और पूछते हैं, और कैंडिडेट कहते हैं पढ़ लो, कहां से आए आप, इसके आगे लिखा हुआ है। और सही कह रहा है कैंडिडेट, लिखा हुआ पढ़ा फिर क्यों पूछ रहे हैं। आपको समझना होगा ये सवाल क्यों पूछा जा रहा है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपनी शैक्षणिक योग्यताओं के बारे में बताइए। लिखा हुआ है ना, आपके सामने पढ़ा फिर पूछ क्यों रहे हैं। ये जब तक समझ में नहीं आएगा क्यों पूछ रहे हैं, और ये समझकर अपना आंसर तैयार नहीं करेंगे आप, तब तक आप सही आंसर नहीं देंगे। सो कॉन्फिडेंस, उसमें क्या करना है वो मैं अगले सत्र में बताऊंगा, क्या आंसर देना है। पर फिलहाल बता रहा हूं ये बातें आपकी समझ में आनी चाहिए, तब आपकी तैयारी हो रही है इंटरव्यू की। आप एनकोडिंग कब करेंगे, मलिक साहब में कहते हैं एनकोडिंग अपने पास एक्सपीरियंस से करेंगे। जब मॉक इंटरव्यू देंगे तो आपके पास एक्सपीरियंस हो चुका होगा, अब आप एनकोड कर चुके हैं, इंटरव्यू के सवाल को समझ चुके हैं और उनको सही फीडबैक दे पाएंगे। तो पहली शर्त है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस होने के लिए नॉलेज होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। कुछ लोगों में नॉलेज होती है पर प्रैक्टिस नहीं करते, वो अपनी नॉलेज के अहंकार के शिकार होते हैं। मैं टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट, ये 3rd डिविजनल इंटरव्यू क्या पूछेगा मुझे, सब जानता हूं, और ये अक्सर कलाबाजी खा जाते हैं। इन्हें मैं कहता हूं बतूड़ियो, बतूड़े जानते ना, टॉर्नेडो, तूफान है ये। तूफान डिस्ट्रक्टिव होता है, विध्वंसात्मक होता है, रचनात्मक नहीं होता है, सृजनात्मक नहीं होता है। महाभारत के 18 दिन के संग्राम में एक दिन 17 वर्ष के अभिमन्यु को सेनापतित्व सौंपा गया, सब जानते हैं इस बात को। एक दिन भीम के बेटे युवक, नवयुवक घटोत्कच को सेनापति बनाया गया। अलग अलग दिन अलग अलग सेनापति बनाए गए,
लेकिन कृष्ण जैसे महान दूरदर्शी व्यक्ति ने एक भी दिन भीम जैसे महाबली को सेनापतित्व नहीं दिया। जानते थे बतूड़िया है, मैं अकेला बहुत हूं, युद्ध की क्या जरूरत है, मार दूंगा। उन्हें ज्ञान प्रोटोकॉल नहीं है, चक्रव्यूह आता ही नहीं है, बातें करता है, क्योंकि विध्वंसात्मक है, नॉलेज के अहंकार का शिकार है। ये अहम है, मैं जानता हूं, पर उसका उसने अभ्यास किया नहीं है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में जाने का अभ्यास किया था, आने का उसे भी नहीं आता था। तो नॉलेज और प्रैक्टिस दो में से अगर एक की कमी है तो भी आप कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। नॉलेज है, कॉन्फिडेंस है, नॉलेज नहीं और प्रैक्टिस कर ली है, कॉन्फिडेंट है, लेकिन दूसरा गुण नहीं आएगा आप में। और मधुर उम्मीदवार साक्षात्कार में वो होता है जिसमें कॉन्फिडेंस के अलावा दूसरा गुण भी होता है, और दूसरा गुण है प्रभाव उत्पादकता। पहला कॉन्फिडेंस, दूसरा इफेक्टिविटी, आत्मविश्वास, प्रभाव उत्पादकता। लोग कॉन्फिडेंटली काम करते हैं पर उनका प्रभाव नहीं छूटता। एक वक्ता आपके सामने आते हैं और अंग्रेजी में भाषण देना शुरू करते हैं। पंडित नेहरू एड्रेस द कंट्री ऑन द ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑन 14-15 August midnight 1947 and he said, at the stroke of midnight hour while the whole world sleeps in a victory left in freedom, we end today a period of ill fortune and she discovers us all again. Long years ago we made a choice with destiny, now the time comes we shall redeem our pledge. Thank you. आप कहेंगे अरे वाह क्या बोलता है, साथी कहेंगे क्या बोलता है, पता नहीं क्या बोलता है, क्या बोलता है। हां इसके पास स्पीड है, फ्लुएंट बोलता है, पर क्या बोलता है पता नहीं। कॉन्फिडेंट है, इफेक्टिव नहीं है। यह एक व्यक्ति एक रस में बोलता है, मोनोटोनस, जैसे कोई शोक सभा में बोल रहा हो। मित्रों नमस्कार, मैं आज से आप से चर्चा किया करूंगा साक्षात्कार कौशल पर। लग रहा शोक सभा में कह रहा है श्रीमान जी हमारे बीच, फ्लैट टोन में बोल रहा है। प्रैक्टिस नहीं करी, नॉलेज तो है प्रैक्टिस नहीं करी। तो कुछ में नॉलेज है प्रैक्टिस नहीं करी, कुछ ने प्रैक्टिस कर ली नॉलेज नहीं है। ऐसे लोग इफेक्टिव नहीं होंगे। जो इफेक्टिव नहीं होते वो दो तरह के लोग होते हैं, एक तो इफेक्टिव है और जो इफेक्टिव नहीं है वो दो तरह के हैं, इनइफेक्टिव या डिजास्ट्रस इन इफेक्ट। इनइफेक्टिव कुप्रभावी, सॉरी इनइफेक्टिव निष्प्रभावी, डिजास्टर्स इन इफेक्टिविटी कुप्रभावी। कुछ लोग प्रभावी होते हैं, कुछ निष्प्रभावी होते हैं, कुछ कुप्रभावी होते हैं। इनके अंतर समझ लें हम। जो अपने गुणों को प्रस्तुत करना जानता है वो कॉन्फिडेंट है, वो प्रभावी है। जो अपने गुणों को, अपने प्रतिभा और अपने ज्ञान को इंटरव्यू में प्रस्तुत कर नहीं पाता है, संकोच का शिकार हो जाता है, आत्मविश्वासहीनता का शिकार हो जाता है, कमजोर व्यक्तित्व है, इनहिबिशन का शिकार है। इनहिबिशन संकुचन, वो निष्प्रभावी। ज्ञान है पर प्रस्तुत नहीं कर पाया। इंटरव्यू के बाहर आके कहता है, बोर्ड के बाहर आके, रूम के बाहर आके कहता है अरे सर जो आपने कहा सब वही सवाल पूछे, अच्छा फिर तो अच्छा हुआ होगा। नहीं सर मैं आंसर नहीं बता पाया, वो सब पूछे जो आपने बताया पर मैं आंसर नहीं बता पाया। तो क्या फायदा? आप में ज्ञान है बहुत अच्छी बात है, पर आपके इंटरव्यू को मालूम पड़ना चाहिए कि आप में ज्ञान है। चूंकि आप संकोच के शिकार थे, आप अपना ज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाए, निष्प्रभावी हो गए। दूसरी ओर कुप्रभावी, ज्ञान नहीं है लेकिन अपने इस कमी को छुपाने के लिए अपने आप को विस्तार देते हैं, एग्जीबिशन के शिकार होते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट, अति आत्मविश्वासी। ये बड़ा खराब शब्द है अति आत्मविश्वासी, क्योंकि जब आप स्टूडेंट से कहेंगे कि तुम अति आत्मविश्वासी हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो, तो स्टूडेंट कहेगा ओवर है तो क्या, कॉन्फिडेंट तो है। तो उसे कहना होगा यू आर एरोगेंट। अति आत्मविश्वासी हो मत कहो, को ढीठ हो तुम, भ्रष्ट हो, बदतमीज हो। अति सर्वत्र वर्जियेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। कॉन्फिडेंस भी अगर उबल रहा है, यू आर बबलिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, यू आर डिजास्ट्रस, घातक हो। क्योंकि आप इंटरव्यू को क्या संदेश दे रहे हो, तुम हो क्या चीज, मैं, अहंकार दिखा रहे हो अपना। उधर कुछ लोग होते हैं जिनमें ज्ञान होता है पर वो ज्ञान के अहंकार के शिकार होते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो ज्ञान नहीं होता है पर नाटक करना जानते हैं, ज्ञान को छुपाकर अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों ही कुप्रभावी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इंटरव्यू में अपने आप को निष्प्रभावी या कुप्रभावी बना देते हो। फर्स्ट योर प्रोटोकॉल, जो शिष्टाचार है इंटरव्यू का,
उससे मालूम पड़ता है कि आप निष्प्रभावी हैं, प्रभावी हैं या कुप्रभावी हैं। इंटरव्यू बोर्ड के कमरे का दरवाजा बंद है, आपका नाम पुकारा गया है, आप दरवाजे के बाहर खड़े हो, ऑटो बंद है, घबरा रहे हो, तो भी किसी का खोल दे, खुलो। हाँ, दरवाजा खोला, अंदर हाथ किया, देखा किधर है इंटरव्यू बोर्ड, मैं कम इन सर, मैं कम इन मैम, ये नहीं मालूम सर खड़े बैठे हैं, मैम बैठी सामने, देखा ही नहीं, रटा हुआ, मैं कम इन सर, अरे नहीं मैम। आप पहले पेशेंस रखते तो आप निष्प्रभावी हो गए। फिर दरवाजा खोल के अंदर घुसे, जाके बोर्ड के, ये 3 बच्चियां मेरी इंटरव्यू बोर्ड की मेंबर है, जाके सामने खड़ा हो गया, दरवाजा बोला धाड़, सॉरी एटिकेट्स नहीं है, दरवाजा बंद करना नहीं आता है। यहां आके खड़ा है, ये नहीं मालूम मुझे अभिवादन करना है, आपने कहा था अभिवादन, खड़ा है, बोलते बोलिए इंटरव्यू किसका, मेरा, बैठिए, धड़ से बैठ गए, नो ग्रीटिंग, नो थैंक्स, ना अभिवादन, ना धन्यवाद है। यह संकोच का शिकार है, इसे शिष्टाचार मालूम ही नहीं है, यह निष्प्रभावी है। इसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे सिकुड़ा हुआ बैठा है। एक कुर्सी लेता हूं, मैं बताता हूं बैठ के आपको। ऐसे सिकुड़ के बैठा हुआ है, जैसे आसमान टूट पड़ा इसके ऊपर, फोल्डेड आर्म्स के साथ बैठा है, ठंड लागे। लेकिन दूसरी ओर कुप्रभावी शिष्टाचार वाला, इंटरव्यू है, कोई जान लेगा क्या, टॉपर हूं, लात मार के दरवाजा खोलता है, मैं कम इन सर, कौन लेगा इंटरव्यू, बाहर आ तो। Now, who can be more confident than this person is? इससे ज्यादा तो किसी में कॉन्फिडेंस नहीं होगा ना। जितने इंटरव्यू देने आए उन सब में सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस इसी के अंदर है, पर ही इज बबलिंग आउट ऑफ कॉन्फिडेंस, ही इज एरोगेंट, ढीठ है, भ्रष्ट है, बदतमीज है। नो ग्रीटिंग अगेन, नो थैंक्स, और जाए अंदर गया, हाँ प्लीज कम इन, गया अंदर, अब बैठ गया कुर्सी के ऊपर। सेठ साहब इंटरव्यू लेने आए हो क्या, पता नहीं पड़ रहा है, या पांव पे पांव रख के बैठ गया, पूछ क्या पूछता है, या इस तरह घुटने पे घुटना रखकर बैठ गया। कैसे बैठना चाहिए बाद में बात करता हूं, पर ये बैठा, ये कुप्रभावी तरीका है, ये डिजास्टर्स तरीका है। सवाल पूछा व्हाट इज योर नेम, अरविंद भट्ट, और कुछ पूछना है क्या, आंखें नचा रहा है, अरविंद भट्ट। अब हम पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और आंसर आता है सर माय नेम इज अरविंद भट्ट। अब इस आंसर को देने में मालूम पड़ेगा निष्प्रभावी या कुप्रभावी। पूछा व्हाट इज योर नेम, और आंसर आता है अरविंद। क्या, अरविंद, पूरा नाम क्या है, भट्ट, पूरा नाम अरविंद भट्ट। अरे अभी भी सेंटेंस बनाना नहीं आता, निष्प्रभावी है। व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज अरविंद भट्ट। पूरा वाक्य विन्यास होना चाहिए था ना, वो जुमले उछाल रहा है, शब्द उछाल रहा है, संकोच का शिकार है, शाइनेस का शिकार है, निष्प्रभावी है। कई बार वॉल्यूम नहीं होता है, पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, सर माय नेम इज, क्या सर है सर माय, अबे नाम क्या है, अरविंद भट्ट डोकरा हुणीजे को नहीं। अब डोकरे का कसूर नहीं है भाई, अपना वॉल्यूम तो पूरा रखो। इस पूरे वाक्य में सर माय नेम इज, ये तो एक व्याकरण का हिस्सा है। नाम तो अरविंद भट्ट था, वो सुनाई पड़ना चाहिए था, पर वो सुनाई नहीं पड़ता है। हीनता का शिकार है, शाइनेस का शिकार है, इफेक्टिव नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं है। दूसरी ओर डिजास्ट्रस, अब आवाज में और सेंटेंस में जैसे कैसे होता है, पूछते हैं व्हाट इज योर नेम, और आंसर आता है माई सेल्फ अरविंद भट्ट। माई सेल्फ, लगता है मैं महान, माई सेल्फ। व्याकरण से माई सेल्फ गलत है, और साइकोलॉजिकली ऐसा लगता है आप कह रहे हैं कि आप जानते नहीं मैं कौन, माई सेल्फ अरविंद भट्ट। तो ये कुप्रभाव हो गया। कुछ लोग बोलते हैं, पूरा सेंटेंस बोलते हैं सर माई नेम इज अरविंद भट्ट। अब इस सेंटेंस में खूबसूरती से बोलने के लिए सेंटेंस के किसी हिस्से पर जोर देना होता है, तब वो हिस्सा ज्यादा हाईलाइट होता है। तो जब मैं आंसर देता हूं सर माई नेम इज अरविंद भट्ट, तो आप क्या सोचते हैं मुझे किस हिस्से पे जोर देना चाहिए, नेम पर? कोई और राय? इस पर? कोई और राय? एक नेम पर कह रहे हैं, इस पर कह रहे हैं, कोई और राय? ऐसा करते हैं सारे हिस्सों पे जोर देकर देख लेते हैं। सर माई नेम इज अरविंद भट्ट, मैं पहले सर पे जोर देता हूं, सर माई नेम इज अरविंद भट्ट।
ऐसा लग रहा कह रहा हूं पलट, तेरा ध्यान किधर है? सर इधर, माय नेम इज अरविंद भट्ट। गलत हो गया। मैं माय को एम्फेसाइज करता हूं, सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, मेरा ही नाम अरविंद भट्ट है जिसका आपको जन्मों से इंतजार था, लो मैं आ गया। गलत हो गया। नेम, किसी ने कहा था सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, बाकी मैं किट्टू बिट्टू पिट्टू हूं, ये नाम अरविंद भट्ट है। गलत हो गया। इज, सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, आज ही बदला है, अखबार में इश्तिहार देकर आया हूं, कल तक कुछ और था, तो बचा अरविंद भट्ट। सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, सुना नहीं सुना तूने? तो आंखें ऊपर जा रही हैं, गर्दन ऊपर जा रही है, अरविंद भट्ट। अगेन रॉन्ग एम्फेसिस। जब हम एम्फेसिस देते हैं, किसी शब्द पर जोर देते हैं, तो अपने सुर को ऊंचा उठाते हैं, बात सही है। ओह शी इज ब्यूटिफुल, ही इज वेरी हैंडसम, ही इज वेरी इंटेलिजेंट। जब औरों के गुण प्रस्तुत किए जाते हैं तो उस गुण पर वजन देने के लिए आवाज को उठाया जाता है, पर जब अपने को प्रस्तुत करते हैं तो आवाज नहीं उठाई जाती है, तब सिर्फ उस गुण के पहले एक पॉज दिया जाता है। सर माय नेम इज अरविंद भट्ट, सिर्फ पॉज दिया, और अरविंद भट्ट को मैंने बाकी सेंटेंस से अलग कर दिया। श्रीमान मेरा नाम अरविंद भट्ट है, सिर्फ अलग किया मैंने। पर लोग एरोगेंट बन जाते हैं, पूछते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता बताइए, सर मैंने बीएससी किया है और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, और मैंने एमएससी में भी मैं कॉलेज का टॉपर रहा हूं। इस बात तो कहते वक्त ऐसे कह रहे थे गोल्ड मेडल और टॉपर कोई अपराध किया हो, तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं और टॉपर हूं। अरे दुखी क्यों है? निष्प्रभावी। उधर कुप्रभावी, सर मैंने बीएससी किया है, गोल्ड मेडलिस्ट हूं और एमएससी में भी टॉपर हूं, 3rd डिविजनल, तू क्या लेगा मेरा इंटरव्यू, टॉपर हूं। कुप्रभावी। ये भौएं नचाना, गर्दन ऊपर जाना, अपने गुण को प्रस्तुत करते समय एरोगेंस है, ढीठता है, धृष्टता है, और आपकी प्रभाव उत्पादकता को कम करता है। सो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपका बोलने की शैली, वॉइस, वॉल्यूम, एम्फेसिस, ये सब बताता है इंटरव्यू को कि आप कॉन्फिडेंट और इफेक्टिव हैं, या कॉन्फिडेंट भी नहीं है, इफेक्टिव भी नहीं है, या कॉन्फिडेंट तो है पर डिजास्टरसली इफेक्टिव हैं, या इनइफेक्टिव हैं। तो 2 गुण होने चाहिए, कॉन्फिडेंस और इफेक्टिविटी। तीसरा गुण एक उम्मीदवार में होना चाहिए, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। मधुर व्यक्तित्व में 3 गुण न्यूनतम है, कॉन्फिडेंस, इफेक्टिविटी एंड पॉजिटिविटी। और अब मैं बात करूंगा पॉजिटिविटी की। सकारात्मक सोच, सकारात्मक नजरिया और सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। कोई भी इंटरव्यूअर अपनी टीम में नकारात्मक सोच वाले व्यक्तित्व को नहीं रखना चाहता। तो नकारात्मक क्या होता है इसकी चर्चा नहीं करते हैं, पर सकारात्मक सोच क्या है ये आप बताएं मुझे जरा। व्हाट इज पॉजिटिव थिंकिंग? बहुत कॉमन शब्द है, पॉजिटिव सोच रखो, यू हैव टू हैव पॉजिटिविटी। आपस में मोटिवेशन करते ही रहते हैं, मोटिवेट। तो पॉजिटिविटी क्या चीज है? एनीबडी? हाँ जी, जय किशन। ठीक है, कोई और मतलब? हाँ, बहुत बढ़िया। सकारात्मक सोच है गुण को देखना, अवगुणों को नहीं देखना। किसी भी व्यक्ति के, किसी भी स्थिति के उस पक्ष को देखना जो उजला पक्ष है, उस स्थिति के कालिमा वाले पक्ष को नहीं देखना। इस पे बाद में आता हूं, पर इसके पहले फंडामेंटल पॉजिटिविटी इज द फेथ, द बिलीफ दैट आई कैन। ये सोच कि मैं कर सकता हूं, सकारात्मक सोच है। अगर आप सोचते हैं आप कर सकते हैं, तो संभावना है कि आप कर ले जाएंगे। अगर आप सोचते हैं आप नहीं कर सकते, आप ठीक सोचते हैं आप कुछ नहीं कर सकते, आप निकम्मे, नामाकुल, नामुराद हैं, काहिल हैं। तो अपने बारे में सकारात्मक सोच रखिए, मैं कर सकता हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बाजार में किताब मिलती है अंग्रेजी में, एक किताब आई है द सीक्रेट, 10 साल पहले आ गई थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हिंदी में ये आकर्षण का नियम, रहस्य के नाम से मिलती किताब। इस किताब में दुनिया के बहुत से सफल व्यक्तियों का इंटरव्यू लिया गया और उनसे जानने की कोशिश की गई आपकी सफलता का रहस्य क्या है, और उनका उत्तर अलग अलग था, पर सबने कहीं ना कहीं एक बात जरूर गई, वी गॉट सक्सेस बिकॉज वी थॉट सक्सेस। आई रिपीट, वी गॉट सक्सेस बिकॉज वी थॉट सक्सेस। हम सफल हुए क्योंकि हमने सफलता को ही नजर में रखा, हमने सफलता को ही सोचा, हमने सफलता की ही योजना बनाई, असफलता का सोचा ही नहीं।
दैट इज पॉजिटिव एटीट्यूड। आई कैन, आई शैल, आई विल, हमेशा सोच रखिए मैं कर सकता हूं। बाजार में अंग्रेजी का उपन्यास भी है, द एल्केमिस्ट, और इस किताब में, इस उपन्यास में राइटर इसके नायक के लिए बार बार कहता है, व्हेन यू आर फुली डिटरमाइंड माइटी फोर्सेस कम एट योर बैक टू सपोर्ट यू। जब आप कृत संकल्प हो जाते हैं तो प्रकृति की समस्त शक्तियां सहर्ष आपको सहयोग देने को तत्पर हो जाती है। और इसी बात को ओम शांति ओम फिल्म में शाहरुख खान शराब पी के कहते हैं, जब कोई शिद्दत से किसी को चाहता है तो कायनात की तमाम ताकतें साजिश करके उसे उसकी चाहत से मिलाने को जुट जाती हैं। ये सब बातें चुराई गई हैं। आज से 60-70 साल पहले डिवाइन लाइफ सोसाइटी के स्वामी शिवानंद जी ने अपनी किताब थॉट पावर, विचार शक्ति में लिखा था, थॉट इज एनर्जी। आप सब जानते हैं ऊर्जा नष्ट नहीं होती। स्वामी शिवानंद जी ने आज से 60 साल पहले कहा था, विचार स्वयं ऊर्जा है और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। आप जैसा विचार स्वयं के बारे में, स्वयं की परिस्थितियों के बारे में, स्वयं के भविष्य के बारे में रखेंगे, वैसा ही आपके जीवन में आपके साथ घटित होगा। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। हमारा इंटरव्यू क्या होगा, मैं फेल हो गया तो तथास्तु। प्रार्थना भी करते हैं, नेगेटिव करते हैं, ईश्वर मैं फेल नहीं हूं। अरे प्रार्थना करो, ईश्वर मैं सफल हूं, क्योंकि आपने कहा है ईश्वर मैं असफल नहीं हूं। ये सारा कंप्यूटर सिस्टम है। आपने कहा है ईश्वर मैं असफल, आगे बोलने वाले नहीं हूं, तो कंप्यूटर हैंग हो गया, असफल तथास्तु, असफल। तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाइए, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव सेंटेंस, वाक्य ही आपका पॉजिटिव होना चाहिए। आप लोग बीएड कर रहे हैं और आप लोग हो सकता है कुछ कंप्यूटर पढ़ाने वाले हो लोग हों, और आपसे अगर इंटरव्यू में पूछा जाए आप जावा लैंग्वेज जानते हैं, और उत्तर आता जी नहीं जानता हूं, आंसर ये मत दीजिए कहीं जी मैं सी और C++ जानता हूं, और अगर मुझे जावा पढ़ाने का कहा गया तो मैं सोचता हूं मुझे 1 महीना मिल जाए तो मैं जावा भी तैयार कर सकता हूं। आपने ये शब्द नहीं कहा कि मैं जावा नहीं जानता हूं, पर आपने कहा मैं जावा नहीं जानता हूं। आपने पहले बताया मैं क्या जानता हूं, और फिर बताया कि मैं जावा सीखने को तैयार हूं, अगर पढ़ानी पड़ी तो पढ़ा लूंगा, 1 महीने का समय चाहिए। टॉक पॉजिटिव, सेंटेंस नेगेटिव मत बनाइए। इंटरव्यू ने एक बात कही, आप मत कहिए नहीं ऐसा नहीं होता है, ये मत कहिए। बहुत से लोग बात करते थे, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, नहीं से बात शुरू मत कीजिए, कहिए कैसे होता है। ऐसा नहीं होता कहने की आवश्यकता नहीं है, कहिए कैसे होता है। ऑलवेज फ्रेम ए पॉजिटिव सेंटेंस, आई कैन। दूसरा एलिमेंट सकारात्मक सोच का है, ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट अदर्स। लोगों के सिर्फ गुण देखूंगा, और जब गुण देखूंगा और गुणों की चर्चा करूंगा तो प्रशंसा ही करूंगा, मैं अवगुण देखूंगा ही नहीं, क्योंकि अवगुण देखूंगा तो अवगुणों की चर्चा करूंगा, यानी मैं उनकी निंदा करूंगा। जो निंदा करते हैं वो नकारात्मक सोच वाले, जो प्रशंसा करते हैं वो सकारात्मक सोच वाले। प्रशंसा कहा है, चापलूसी नहीं कहा है, दोनों में अंतर है। कोई बता सकता है क्या अंतर है? प्रशंसा और चापलूसी में क्या अंतर है? जय किशन नहीं, हाँ जी, भजनलाल भी नहीं, वो मन में कल्पना कर रहे हैं ट्रे लेके जा रहा हूं, चाय के कप लेके जा रहा हूं। कोई और? हाँ जी, हाँ, क्या नाम है आपका? अशोक बैठे। मैं थोड़ा सा असहमत हूं, प्रशंसा भी स्वाद से की जा सकती है। आपका कल प्रैक्टिकल एग्जाम है और मैडम साड़ी पहनकर आई, साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, और आप कह रहे हैं साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, तो आपने कोई अपराध नहीं किया, अच्छी लग रही है और कह रहे हैं, स्वाद के लिए किया तो क्या हुआ? कहा तो सच है आपने। थोड़ा सा अंतर दूसरा है, प्रशंसा में भी स्वाद हो सकता है, चापलूसी झूठ है, प्रशंसा सच है, चाहे स्वाद से है या बिना स्वाद से। आपका नाम? आपका नाम अशोक। हाँ, मैं कहता हूं अशोक आपके बाल बहुत सुंदर हैं, तो ये प्रशंसा है। आप कहते हैं सर आपके भी सुंदर है, तो चापलूसी है, स्वाद तो बाद में सोचेंगे। तो जब किसी के उन गुणों की चर्चा की जाए जो गुण उसमें हैं, वापस बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, जब किसी के उन गुणों की चर्चा की जाए जो उसमें हैं, और उतनी चर्चा की जाए जितने उसमें हैं, तो यह प्रशंसा है। और जब किसी के उन गुणों की चर्चा की जाए जो उसमें है ही नहीं, या उतनी चर्चा की जाए जितने नहीं है, तो यह चापलूसी है। सकारात्मक सोच का व्यक्ति चापलूसी नहीं करता है, प्रशंसा करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसमें स्वार्थ है। प्रशंसा करने के लिए गुणों की चर्चा करनी पड़ेगी, गुणों की चर्चा करने के लिए लोगों में गुण देखने पड़ेंगे।
और जब आप गुणों को देखते हैं तो गुणों को आत्मसात करते हैं। रसरी आवत जाते हैं सिल पे परत निशान। जब आप लोगों में बार बार गुण देखेंगे तो उन गुणों को आप भी आत्मसात करेंगे। सीइंग इज बीइंग, जैसा देखते हैं वैसा बनते हैं। जब लोगों में अवगुण देखेंगे तो अवगुण ही आत्मसात करेंगे। अगर आज आप एक सफल प्रशासक, मान लीजिए जोधपुर डिवीजन के कमिश्नर कोई मिस्टर एक्स हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं, ये मिस्टर एक्स बहुत ही गरीब घर से आए हैं, परिवार से आए हैं, पर क्या इन्होंने मेहनत की है, आज सीनियर आईएएस हैं और डिवीजनल कमिश्नर हैं। तो आप क्या सीखते हैं, आपका अवचेतन क्या सीखता है? निर्धनता के बावजूद इस पद पर पहुंचा जा सकता है। सकारात्मक संदेश देते हैं अपने आप को। पर आप ये कहते हैं ये चोर, शराबी, चरित्रहीन, तो आप क्या संदेश देते हैं अपने आप को? चोर, शराबी और चरित्रहीन होने के बावजूद इस पद पे पहुंचा जा सकता है। जब अवगुण देखते हैं तो अवगुण आत्मसात करेंगे, जब गुण देखेंगे तो गुण आत्मसात करेंगे। सकारात्मक सोच यह है कि लोगों के सिर्फ गुण देखिए और सिर्फ गुणों की चर्चा कीजिए, अवगुण ना देखिए ना उनकी चर्चा कीजिए। सकारात्मक सोच का तीसरा कदम है अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए। औरों की आलोचना नहीं करूंगा, औरों की आलोचना तब करूंगा जब मेरी ड्यूटी आलोचना करना। आप टीचर बनेंगे, स्टूडेंट्स की आलोचना करना आपकी ड्यूटी होगी। मैं पेरेंट्स, माता पिता हूं, मेरी ड्यूटी में अपने बच्चों की आलोचना करूं, क्योंकि शुभ चिंतना है, क्योंकि उद्देश्य उनका इंप्रूवमेंट है। वो आलोचना सकारात्मक आलोचना, अन्यथा मैं आलोचना नहीं करूंगा, सिर्फ प्रशंसा करूंगा। लेकिन अपनी आलोचना का हमेशा स्वागत करूंगा। निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। आमतौर पर जहां कहीं वर्कशॉप्स लेते हैं, ट्रेनिंग वर्कशॉप्स में लेता हूं, तो मैं और मेरी पत्नी दोनों होते हैं, हम दोनों ट्रेनर हैं। पर टाक साहब जब बुलाते हैं मुझे अकेले को बुलाते हैं, इसलिए सुमेधा जी मेरे साथ नहीं आती, मैं अकेला आता हूं, वरना मैं हमेशा उनको अपने साथ रखता हूं। इसलिए नहीं कि वो ट्रेनर हैं, इसलिए कि निंदक नेड़े राखिए आंगन कुटी छवाए। आपके शुभचिंतक आपके अपने लोगों से बढ़कर कौन हो सकते हैं? ये शायद मेरा अलार्म बज रहा है। ओके, तो डॉक्टर साहब ब्रेक का टाइम हो रहा है 5 मिनट में, ठीक है। अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए, क्योंकि जो आपके आलोचक हैं बिना आपसे फूटी कौड़ी लिए आपको आपकी कमियां बता रहे हैं। उनके अनुग्रहित हो जाइए, उनके आभारी हो जाइए। हां, अपने विवेक से तय कीजिए ये आलोचना स्वार्थवश की गई है या सचमुच मेरी कमी है। स्वार्थवश है, फॉरगेट फॉरगिव, पर आज सचमुच मेरी कमी है, धन्यवाद दोस्त, अपने आप को इंप्रूव कर लीजिए। सक्सेसफुल पीपल आर दोज हु बिल्ड द फर्म फाउंडेशन ऑफ देयर सक्सेस विद द ब्रिक्स दैट अदर्स थ्रो एट देम। सफल व्यक्ति वो हैं जो अपनी सफलता की मजबूत इमारत, अपनी सफलता की बुलंद इमारत उस मजबूत नींव से बनाते हैं जिस नींव में वो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं जो लोगों ने उन पर फेंके हैं। आलोचना का स्वागत कीजिए, आलोचना को चुनौती में बदल दीजिए। When somebody criticizes you, transform it into challenge। किसी ने आपसे कहा क्या आरएस आरएस बनना चाहता, मुंडो धोयो, और आपके हाँ 2 दिन पानी तो को नहीं आए हो। मुंह धोने से आरएस बनते हैं, आईएएस बनते तो हर कोई मुंह धोता रहता। पर आप अगर कहते हैं मैं खुद बहुत दिन से सोच रहा था कि मैंने गलत लक्ष्य तो नहीं चुन लिया, पर आज आपने कहा है मुंह धोया है, अब मुझे लगता है अब तो मुझे आरएस बनना पड़ेगा। अपनी आलोचना को अपनी चुनौती में बदलिए। ट्रांसफॉर्म द क्रिटिसिज्म इनटू चैलेंज। इंटरव्यू देखता है आप चैलेंज लवर हैं या नहीं। आप अपनी आलोचनाओं को किस तरह लेते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया देते हैं या सकारात्मक ढंग से उसको रिस्पॉन्ड करते हैं? डोंट रिएक्ट, ओनली रिस्पॉन्ड। रिएक्ट में आप काउंटर करते हैं वापस, और रिस्पॉन्ड में आप उसमें से अच्छा क्या निकाल सकते हैं वो कहते हैं। सर आप कह रहे हैं जावा नहीं आती मुझे, पर मैं आपसे विश्वास दिलाता हूं 1 महीने का समय देंगे अगर आप मुझे, तो मैं जावा सीख लूंगा। आलोचना को सकारात्मक ढंग से लिया। सो अपनी आलोचना का स्वागत कीजिए। आखिरी बात सकारात्मक सोच की, एक रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। तेज कार चलाने वाले कार ड्राइवर्स, रेसिंग कार्स वाले, उनको कहा गया अपनी अपनी रेसिंग कार में बैठिए और इस पहाड़ी सड़क के ऊपर चढ़ जाइए, पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाइए। जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचेंगे एक हल्का सा मोड़ है, उस मोड़ को पार करते ही अपनी कार के एक्सेलेरेटर पर पूरा वजन डाल देना, कार को पूरी रेस दे देना, हाईएस्ट स्पीड पे चलाना, और वहां एक 5 किलोमीटर लंबी सीधी सड़क नीचे आ रही है और देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। आधा घंटा के अंतराल से हर कार को छोड़ा गया, हर कार बड़ी मेहनत से कार की चोटी पर पहुंची।
पहाड़ की चोटी पर पहुंची। वहां कैमरा लगाए गए थे कार के अंदर और कार के बाहर, और जब फिल्म को रिवाइंड करके देखा गया तो पाया गया जो ही ये कार ड्राइवर पहाड़ की चोटी पर पहुंचे और छोटे मोड़ को पार किया और रेस पे पांव दबाया, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुला का खुला रह गया और मुंह से चीख निकल गई, रॉक। क्योंकि 500 मीटर आगे सड़क के बीचों बीच एक चट्टान पड़ी थी। तेज चलने वाली कारें पूरी स्पीड, 500 मीटर में ब्रेक नहीं लग सकता, उनको लगा टकरे मरे। वो तो रिसर्च थी, इसलिए वो चट्टान थर्मोकॉल की थी। हर कार उससे टकराई, चट्टान हवा में उड़ गई, कोई नुकसान नहीं हुआ किसी का। लेकिन कुछ कार चट्टान से नहीं टकराई। रिसर्च करने वालों ने फिल्म को एडिट किया, जयराज जी को कहा भैया जयराज जी फिल्म एडिट करो और सिर्फ वो क्लिपिंग दिखाओ जिसमें कार चट्टान से नहीं टकराई। वो सफल कैसे हो गए, जबकि हमने तो खतरा पैदा किया था। वो सफल क्यों हुए? तो पाया इनमें से कुछ ड्राइवर ऐसे थे जो चट्टान से नहीं टकराए, जो चट्टान को देखकर डरे, घबराए, चीखे, चिल्लाए, आंखें फाड़ी, पर तुरंत आंखें बंद कर ली, बाबा भलीकारी। इनमें से जो लोग देचू, पोकरण, फड़ोदी, रुणचक रहने वाले थे, बाबा ने पड़ोसी धर्म निभाया, उनका भला कर दिया, पर सब तो नहीं थे। तो कुछ टकराए, कुछ नहीं टकराए। तो रिसर्च ने यह कहा कि आंखें बंद कर लेने से तो चट्टान से नहीं बचा जा सकता, पर कुछ लोग ऐसे थे जिन सबकी प्रतिक्रिया एक सी ही थी और वो सब चट्टान से नहीं टकराए। उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो भी देखे चट्टान को, घबराए, डरे, परेशान हुए, आंखें फटी रह गई, लेकिन उन्होंने चट्टान को देखते रहना जारी नहीं रखा। उन्होंने आंखें बंद भी नहीं करी, उन्होंने आंखें खुली रखी, पर चट्टान के पास में सड़क पर जो जगह बची हुई थी उस जगह पर फोकस किया और वो चट्टान के पास से अपनी गाड़ी को बचा के ले गए। रिसर्च ये कहती है यदि जीवन में अवरोधों पर अपने आप को केंद्रित करेंगे, समस्याओं पर केंद्रित करेंगे, तो अवरोध और समस्या ही पाएंगे, और समाधानों पर केंद्रित करेंगे तो समाधान पाएंगे। आपका इंटरव्यू देखता है आप में सकारात्मक सोच है या नहीं। आप सिर्फ समस्याओं की चिंता करते हैं, सिर्फ अवरोधों की चर्चा करते हैं या समाधान की चर्चा करते हैं। जीवन में जब भी समस्याएं आए, जो आएंगी जीवन में, तो प्रॉब्लम नहीं करते रहें। सोचिए मेरे पास क्या विकल्प उपलब्ध हैं और सर्वश्रेष्ठ विकल्प पे काम करना शुरू कर दें। जो ऐसा करता है वो सकारात्मक सोच का व्यक्ति है। इंटरव्यूअर आपको कुछ कहानी बनाकर, केस बनाकर देता है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, यह जानने के लिए कि समस्याओं का समाधान आप किस दृष्टिकोण, किस सोच, किस नजरिए से करते हैं। मलिक साहब ने जो आखिरी बात कही थी, वो मैं इस ब्रेक के पहले आखिरी बात कह रहा हूं, आपका एटीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है, इफेक्टिविटी है और पॉजिटिव एटीट्यूड है, तो आप एक प्लीजिंग पर्सनैलिटी हैं, आत्मविश्वास है, प्रभाव उत्पादकता है और गुणवत्ता है, तो आप मधुर व्यक्तित्व हैं, एक मधुर उम्मीदवार हैं और संभावना है कि साक्षात्कार में आपकी सफलता हो जाएगी। पर यह संभावना बाद में आती है। पहला कदम नॉलेज, दूसरा कदम व्यक्तित्व। मैंने अब तक बात की व्यक्तित्व की, अब पहले कदम की बात करूंगा ब्रेक के बाद नॉलेज की। यह व्यक्तित्व नॉलेज का विकल्प नहीं है, सब्स्टिट्यूट नहीं है। पर्सनैलिटी बढ़िया मधुर है, नॉलेज नहीं है ना। दो समान प्रतिभा वाले उम्मीदवार, दो समान ज्ञान रखने वाले उम्मीदवार जब इंटरव्यू बोर्ड के सामने होते हैं, उनमें से उस उम्मीदवार का चयन होगा जो मधुर व्यक्तित्व है। तो मैं मान के चलता हूं नॉलेज तो है, अब सिलेक्शन डिपेंड करेगा मधुरता पर। तो मैंने मधुरता की बात की।